Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the NCERT through MCQ series and आज के लेक्चर में हम मुगल एम्पायर जो हैं वो डिस्कस करेंगे. The first question is consider the following statements regarding Babur. बाबर also known by the name Zahiruddin Muhammad. तो क्या बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था? Second, he was related to Timur from his maternal side and Genghis Khan from his father's side. तो क्या maternal side से वो तिमूर से related थे and चंगेज खान से paternal side से related थे. Third, Babur succeeded his father Umar Sheikh Mirza as the ruler of Fargana. तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं. पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बाबर को ही जहीरुद्दीन मोहम्मद बोला जाता है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तिमूर से वो रिलेटेड थे अपने पैटर्नल साइड से और चंगेज खान से वो रिलेटेड थे अपने मैटरनल साइड से. तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है. तो अगर आप इसी स्टेटमेंट को देखें तो आपके A and B and D एलिमिनेट हो जाते हैं एंड यू नो दैट थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. बाबर ने जो है सक्सीड किया था अपने फादर को उमर शेख मिर्जा को एज द रूलर ऑफ फरगना. तो द करेक्ट आंसर इज C1 and 3. तो बाबर was related to Timur from his father's side and Genghis Khan from his mother's side. And फिर बाद में he succeeded his father and वो रूलर बन गए फरगना के, लेकिन उनके एक डिस्टेंट रिलेटिव ने उन्हें हरा दिया था और वो अपना ये किंगडम हार गए थे. फिर वो काफी टाइम तक ऐसे भटकते रहे थे और फाइनली उन्होंने फिर काबुल को कैप्चर किया था फ्रॉम वन ऑफ हिज अंकल्स जो उनके रिलेटिव थे, उनसे उन्होंने काबुल को कैप्चर किया था. अब जो मुगल्स हैं दे डिड नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड मुगल क्योंकि उनका जो इससे मंगोल का कनेक्शन है वो पता लगता था जो कि चंगेज खान से रिलेटेड था. लेकिन जो चंगेज खान है उसके साथ मेमोरी एसोसिएटेड थी, जो मैसेकर हुआ था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, इसीलिए वो खुद को मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते होते थे. नेक्स्ट इज in between which of the following rulers the famous battle of Khanua was fought in 1527. तो बैटल ऑफ खनुआ जो है वो किन के बीच में हुआ था? फर्स्ट इज राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड मुगल एम्परर बाबर, शेर खान ऑफ सूर डायनेस्टी एंड मुगल एम्परर अकबर, चंदेरी रूलर मेदिनी राय एंड मुगल एम्परर बाबर, नन ऑफ द अबव. तो काफी इंपॉर्टेंट बैटल है. बैटल ऑफ खनुआ जो है इट वाज बिटवीन दी राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड मुगल एम्परर बाबर. तो राणा सांगा जो थे राजपूत वॉरियर थे एंड ही मार्च्ड अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ खनुआ नियर आगरा. और ये काफी डिसाइसिव विक्ट्री थी एंड बाबर इसे जीत गए थे. यानी कि राजपूत एंड वहां के लोकल वॉरियर्स वन ऑन वन साइड, बाबर वाज ऑन वन साइड एंड उन सबको हरा के बाबर ने जो है टाइटल अज्यूम कर लिया था गाजी का. इसका जो सोर्स है हमारे पास क्लास 7th आर पास 2 चैप्टर नंबर 4. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल्स. As the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. कि जब मुगल्स काफी पावरफुल हो चुके थे तो खुद से ही काफी रूलर्स ने उनको वॉलंटरीली ज्वाइन कर लिया था एंड राजपूत जो थे वो इनके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट इज सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वंस डिफीटेड दे वर क्रश्ड बाय द मुगल्स. तो क्या सिसोदिया राजपूत ने उनकी अथॉरिटी को, मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था एंड जब फिर काफी टाइम तक जब वो नहीं माने तो मुगल्स ने उनको डिफीट किया था बहुत बुरे तरीके से. तो इसमें हमारे पास सही जो इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि मुगल जब पावरफुल थे तो काफी राजपूत्स ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था एंड काफी मैरिज अलायंसेस भी हुई थी. तो अकबर के टाइम पे स्पेशली द मुगल्स हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द राजपूत्स. सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. ऑल्दो सिसोदियास ने इनिशियली उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन जब वो डिफीट हो गए थे दे वर नॉट क्रश्ड, दे वर ट्रीटेड वेरी वेल बाय द मुगल्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो B2 ओनली इसमें करेक्ट आंसर होगा. एंड मुगल्स जो थे इनिशियली उन्होंने काफी कैंपेन किया, काफी लोगों को हराया,
बट फिर जब वो बहुत पावरफुल हो गए तो काफी लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया, जैसे कि राजपूत, एंड काफी सारी मैरिज की अलायंस हुई थी। सिसोदियास भी जब बाद में डिफीट हुए थे मुगल से, तो बहुत ही ऑनर से मुगल्स ने उन्हें ट्रीट किया था, राजपूत ऑफ मेवाड़ को। अब इसका जो सोर्स है वो हमारे पास है क्लास 7 आर पास्ट टू चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे इसका सोर्स हमें दिया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्टियर्स रोट ऐने अकबरी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐने अकबरी। तो ये किस राइटर ने लिखी है? ए अब्दुल रहीम खान खनन, बी अबुल फजल, सी फैजी शेख मुबारक। तो ऐने अकबरी जो है वो बी अबुल फैजल ने लिखा है। अब अबुल फैजल जो थे वो बहुत अच्छे उनके कोर्ट के राइटर थे अकबर के टाइम पे। उन्होंने अकबर की बायोग्राफी को 3 वॉल्यूम्स में लिखा था, जिसका नाम था बायोग्राफी का अकबरनामा। 3 पार्ट्स थे। पहला जो उसका पार्ट था उसमें अकबर के एंसेस्टर्स की बात की गई है। दूसरे में अकबर की खुद की रेन के टाइम पे उनके राज्य में क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तीसरे वॉल्यूम का नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी में उस टाइम पे अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी, रेवेन्यूज, उस टाइम पे ज्योग्राफी क्या थी एम्पायर की, उसकी काफी डिटेल है। उस टाइम पे क्या ट्रेडिशंस थे, क्या कल्चर था इंडिया के अंदर, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया गया है। यानी कि अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। इसका सोर्स है हमारे पास क्लास 7th आर पास 2 चैप्टर नंबर 4। So the next question is, consider the following statements regarding Mansabdari system introduced by Akbar. So Mansabdari system is a very important concept during the time of Akbar. Ranks were divided into two, Zat and Sawar, in which Zat means personnel and it fixed the personal status of a person. The lowest rank was 100 and the highest rank was 5000 for the nobles. Third, the Mansab rank was hereditary. तो इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शंस ही देखने हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। रैंक्स जो थे वो डिवाइडेड होते थे जात और सवार के अंदर। जात का मतलब था पर्सनल, एंड ये पर्सनल जो स्टेटस था पर्सन का वो डिसाइड करता था। सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि लोएस्ट रैंक वाज 10, लोएस्ट 10 दिया जाता था, हाईएस्ट 5000 दिया जाता था फॉर द नोबेल्स। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मनसब जो था वो हेरिडिटरी नहीं था। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है A1 ओनली। सो मनसबदारी सिस्टम का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। जो मनसबदारी सिस्टम है अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। हर ऑफिसर को एक रैंक असाइन किया गया था, उस रैंक को हम मनसब बोलते थे। जो सबसे लोएस्ट रैंक था वो हमारे पास था 10, हाईएस्ट था 5000 फॉर द नोबेल्स। कुछ इंस्टांसेस थे जहाँ पे जो रॉयल ब्लड के लोग थे, प्रिंसेस थे, उनको इससे भी ऊपर का रैंक दिया जाता था। तो रैंक 2 में डिवाइड होते थे, जात और सवार। जात मीन्स पर्सनल and it's fixed the personal status of a person. Sawar rank indicated the number of cavalrymen of a person who was required to maintain. जो सवार है यानी कि कितने उस पर्सन को कैवलरीमैन मेंटेन करने पड़ेंगे, which was required. हर सवार के पास एटलीस्ट 2 हॉर्सेस मेंटेन करने ही पड़ते थे मिनिमम। लेकिन जो मनसब के जो रैंक्स थे वो हेरिडिटरी नहीं थे। सारे जो अपॉइंटमेंट्स थे और जो सारे मनसबदारी सिस्टम के प्रमोशंस थे वो एम्परर खुद करते थे। ठीक है, इसका सोर्स है हमारे पास क्लास 7th आर पास 2 चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग औरंगजेब। He assumed the title of Alamgir, world conqueror. He annexed Bijapur and also eliminated the Qutub Shahi dynasty of Golconda. He was a staunch and orthodox Muslim who was tolerant only to Muslim sect. He prohibited drinking and music in his reign. तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, वो खुद को आलमगीर बोलते थे यानी कि वर्ल्ड कॉन्करर, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, एंड ही एलिमिनेटेड द कुतुब शाही डायनेस्टी, उस पर उन्होंने अटैक किया था। थर्ड गलत है, चाहे वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे लेकिन वो बाकी मुस्लिम सेक्ट जो थे उन्हें भी टॉलरेट नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑल्दो ही वाज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लेकिन वो बाकी सेक्ट को भी अलाउ नहीं करते थे उस टाइम पे। एंड फोर्थ इज ऑल्सो राइट, ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग एंड म्यूजिक इन हिज रेन।
ना ड्रिंकिंग, म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब वो अलाउ नहीं करते थे। तो हमारे पास सही स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 4, दैट इज सी। तो स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे एंड हिज आइडिया वाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इस्लामिक स्टेट, कि इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। एंड ही डिड नॉट इवन टॉलरेट अदर मुस्लिम सेक्ट। उन्होंने शिया फेथ, जो उनका खुद का सुन्नी फेथ था, तो वो शिया फेथ के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने मुहर्रम जो था वो भी सेलिब्रेशन रोक दिया था और डेक्कन सल्तनत को इन्वेड किया था, क्योंकि उनका हेट्रेड था शिया फेथ की तरफ। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एक मॉरल कोड्स इन्फोर्स करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था अंडर अ हाई ऑफिसर कॉल्ड दी मुहतासिब, ताकि वो खुद ये इंश्योर कर सके कि उनके राज्य में कोई भी ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, भांग एंड उसकी कल्टीवेशन, कोई भी ड्रग, सब कुछ बैन था, और म्यूजिक जो था उनके कोर्ट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो ये हमने लिया है क्लास 7th आर पास्ट 2 चैप्टर नंबर 4। Next question is, consider the following statements related to system of Dehsala instituted by Akbar. दहसाला सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 द years was calculated. तो क्या इस सिस्टम में एवरेज प्राइस जो था डिफरेंट क्रॉप्स का वो देखा जाता था, एंड प्लस एवरेज प्राइसेस जो पिछले 10 साल में थे उन्हें कैलकुलेट किया जाता था, कि मतलब इस साल जो रेवेन्यू लगेगा वो इस साल की क्रॉप पे नहीं होगा, 10 साल जो है उसका जो है एवरेज लिया जाएगा। सेकेंड, द स्टेट्स शेयर वाज 1/3 ऑफ द एवरेज। तो क्या स्टेट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस उसका शेयर लेता था और पेमेंट कैश या क्रॉप में लेता था। थर्ड, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज जनरली मेड इन कैश। तो इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ही देखने हैं। तो इसमें सारे जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास बिल्कुल सही हैं। अकबर ने अपने टाइम पे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसे बोला जाता था उस टाइम पे जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम बोला जाता था अकबर के टाइम पे। राजा टोडरमल ने इनमें काफी सारी इंप्रूवमेंट की थी। जो पहले अकबर के टाइम पे जब्ती सिस्टम था उसको इम्प्रूव करके दहसाला सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए थे लैंड की मेजरमेंट का। रेवेन्यू कैसे फिक्स होते थे, एवरेज यील्ड देखी जाती थी लैंड की पिछले 10 साल की। और लैंड को भी हमने काफी उसमें डिवाइड किया था, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था पोलाज। पोलाज वो लैंड होता था जो हर साल जिसपे कल्टीवेशन होता था। परोती वो होता था जिसमें 2 साल में एक बार कल्टीवेशन होता था। चचर होता था, चचर से ही यानी कि 3 से 4 साल में एक बार कल्टीवेशन होता था। एंड बंजर, या जिसमें 5 या 5 से ज्यादा साल में कभी एक बार उस पे कल्टीवेशन हो रहा है, यानी कि वो बंजर जमीन है। ठीक है, और पेमेंट ज्यादातर कैश में होता था, ऑल्दो रेयरली कभी क्रॉप्स में भी ले लेते थे, लेकिन ज्यादातर कैश में होता था। इसका हमारे पास सोर्स है क्लास 7th आर पास 2 चैप्टर नंबर 4। Next is, consider the following statements regarding the concept of Sule Kul adopted by the Akbar. तो अकबर ने एक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे सूले कुल, तो उसके बारे में पूछा गया है। पहला, दिस आइडिया डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रेल्म। तो क्या अकबर जो था ही वाज टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, क्या वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। Second, Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sule Kul. तो क्या उन्होंने इसी सुले कुल के आइडिया के अराउंड अबुल फजल ने हेल्प की थी गवर्नेंस का सिस्टम बनाने में। थर्ड, दिस प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय शाहजहां एंड औरंगजेब। तो क्या शाहजहां ने भी इस सिस्टम को फॉलो किया था, औरंगजेब ने भी फॉलो किया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तीसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा उड़ा दो, क्योंकि जहां पे औरंगजेब की बात आ गई थी तो उन्होंने काफी पुराने जो सिस्टम्स है फॉलो नहीं किए थे। अकबर पे टाइम पे आर्ट एंड कल्चर एंड म्यूजिक को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, शाहजहां के टाइम पे दिया जाता था। तो शाहजहां एंड जहांगीर ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था, औरंगजेब ने फॉलो नहीं किया था। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए कि ये तीनों स्टेटमेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो करेक्ट है हमारे पास A1 एंड 2। अब जो सुले कुल था, अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। उसे सारे रिलीजन्स में और सोशल कस्टम्स में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने एक आइडिया लेके आए थे यूनिवर्सल पीस का, जिसका मतलब है सुले कुल। ये लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, बिल्कुल नहीं करते थे। ये
एथिक्स पे, ऑनेस्टी पे, जस्टिस, पीस, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीजें हैं उन पे फोकस ज्यादा करते होते थे। इसी के अराउंड, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अराउंड उन्होंने अपना विजन ऑफ गवर्नेंस बनाया था अबुल फजल की हेल्प से। एंड जहांगीर एंड शाहजहां ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया था, औरंगजेब ने नहीं किया था। इसका सोर्स है हमारे पास क्लास 6 की। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, आर पास टू चैप्टर नंबर 4। Consider the following pairs regarding classification of lands during the reign of Mughal। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको इनमें से कुछ कुछ ऑप्शन तो याद होंगे। पुलाज, चचर, परोती एंड बंजर। क्या पुलाज में सक्सेशन में क्रॉप्स उगाई जाती थी और फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाता था? चचर, क्या 5 या 5 से ज्यादा साल में कल्टीवेशन होती थी? परोती में लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिकवर, तो क्या रिकवरी के लिए टाइम दिया जाता था? बंजर, जहां पे 3 या 4 साल तक जो है उसे फैलो छोड़ा जाता था। तो हम पहले ही चचर से हमने पहले डिस्कस किया था, चचर मतलब 3 या 4 साल, तो वो तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। और बंजर हमने डिस्कस किया था जहां पे 5 या 5 साल से ज्यादा, यानी कि जो बंजर जमीन है। तो अगर आप 2 और 4 को एलिमिनेट करो तो 2 और 4 गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 1 और 3 रह जाता है। पुलाज है जहां पे हर साल कल्टीवेशन हो रही है। परोती है जहां पे 1 साल का बीच में टाइम दे दिया, कुछ टाइम दे दिया कि जमीन जो है अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर ले, ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके हैं। पलौज हर साल, परोती 1 साल छोड़ के, चचर 3-4 साल छोड़ के, एंड बंजर जो है 5 साल या 5 साल से ज्यादा। ये क्लासिफिकेशन जो है ये हमारी आयनी अकबरी में, जो अकबरनामा का 3rd पार्ट है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसका भी सोर्स है क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मैच द फॉलोइंग एम्पायर्स एसोसिएटेड विद द प्लेसेस। यहाँ पे आपको अंपायर दिए गए हैं और एसोसिएटेड प्लेसेस दी गई हैं। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जब मुगल्स इंडिया में आए हैं और उन्होंने काफी एक स्टेबल, बहुत सालों तक, बाबर के टाइम से लेके अब औरंगजेब के टाइम तक इंडिया में एक मेजर एम्पायर था, वो था मुगल्स का। काफी उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था। अब इस कंसोलिडेशन इंडिया में हुई थी, वैसे ही चाइना में, टर्की में, ईरान में, मंगोल में, हर जगह पे जो एम्पायर से प्रॉपरली इस्टेब्लिश थे। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वहां पे आ चुकी थी, तो इसके कारण जो है ट्रेड वगैरह काफी प्रमोट हुआ था, कल्चर्स काफी प्रमोट हुए थे, इंटरलिंकिंग हुई थी काफी ज्यादा उस टाइम पे। अलग अलग डायनेस्टी जो थी आपस में कम्युनिकेट करती थी, ट्रेड करती थी, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी यहाँ पे एशिया के अंदर। तो ये किस एम्पायर का उस टाइम पे क्या नाम था? तो आपको पता है, यहाँ पे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। मिंग डायनेस्टी सुन के आपको क्या लगता है किससे रिलेटेड होगा? चाइना से रिलेटेड होगा। तो डी किससे रिलेटेड होगा? 2 से, ठीक है। तो कहां पे डी जो है उसमें 2 ऑप्शन है, बी के अलावा कहीं नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इतना सा तुक्का भी लगा लो तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर पढ़ा है। ऑटोमन एम्पायर किससे रिलेटेड है? टर्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो सी का 3 था, तो आप इसे देख लो, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको उज़्बेक नहीं पता, सवाफिद नहीं पता, तो भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है? मंगोलिया के पास है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि B1 है मंगोलिया, बचा कौन? सफाविद, वो ईरान है। तो सफाविद डायनेस्टी एम्पायर जो था ईरान में था, उज़्बेक्स थे मंगोल में, ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, मिंग डायनेस्टी थी चाइना के अंदर। तो इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर दिया कि 16th 17th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े टेरिटोरियल एम्पायर्स थे एशिया में। ये वो एम्पायर्स थे जिसके कारण बहुत हमने वाइब्रेंट जो है नेटवर्क्स डेवलप किए थे। लैंड के और सी के जो ट्रेड है हमने डेवलप किया था, चाइना से लेके मेडिटेरेनियन सी तक ये हम डेवलप कर पाए थे। तो ये आज के क्वेश्चन से। अगले लेक्चर में ये हम सोर्स देख लेते हैं +2 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। अगले लेक्चर में हम करेंगे रीजनल किंगडम्स उस टाइम पे कौन से थे। तो इसमें आपके पास इनमें से जो भी एनसीईआरटीज हैं आप पढ़ के आइए और अगले लेक्चर में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।